हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत लेट हो गया है, काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुई है, बट टुडे ऑनवर्ड्स वीडियो विल बी रेगुलर। और आई होप कि आप भी वीडियोस के साथ रेगुलर रहें अपनी स्टडीज़ में और हमारे साथ जून और बाकी की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन कंप्लीट करें। तो इस वीडियो में हम जून की मंथली मैगज़ीन विजन आईएएस पब्लिकेशन की स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा पहला टॉपिक है पॉलिटी से रिलेटेड, कोalition गवर्नमेंट को लेके। ये हमारे GS2 पेपर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमेशा की तरह हमारी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि आप इस लेक्चर को देखते वक्त अपने साथ एक पेन और कॉपी ज़रूर रखें और लेक्चर के साथ साथ चलते चलते ही आप अपने रनिंग नोट्स बना लें, स्पेशली फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, है ना। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं। और अगर आप दिल्ली से हैं तो आई होप आप सभी सेफ़ होंगे। चलिए हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। तो कोalition गवर्नमेंट ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि 2024 जनरल इलेक्शंस हुए हैं हमारे मई में, मई में। और हमारा रिज़ल्ट आया तो अभी कोई भी किसी भी एक पार्टी ने क्लियर मेजॉरिटी से नहीं जीता है। तो डेफिनेटली अब जो हमारा गवर्नमेंट आने वाली है सेंटर पे, वो एक कोalition गवर्नमेंट ही आने वाली है। तो आइए हम देखते हैं हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग रेफ़र करेंगे कि कोalition गवर्नमेंट होती क्या है। तो उधर हम लिख सकते हैं कि इट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। क्या है? एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ कोलैबोरेट करती हैं सरकार बनाने के लिए, और किसी भी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होती है लेजिस्लेचर में। ठीक है। फिर फैक्टर्स क्या हैं कोalition गवर्नमेंट के? तो वो है मल्टी पार्टी सिस्टम, रीजनल डाइवर्सिटी एंड राइज ऑफ स्टेट पार्टीज, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स एटसेट्रा। आप इसका एक डायग्राम भी बना सकते हैं, ऐसे फैक्टर्स contributing to coalition government, and then you can write all these points. फिर हमारा कोalition गवर्नमेंट इन इंडिया कैन फॉर्म थ्रू टू मेन रूट्स। देखो कौन सी हैं? एक है प्री इलेक्शन अलायंस और एक है पोस्ट इलेक्शन कोalition। जब भी रिजल्ट्स आ जाते हैं और गवर्नर के पास जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव रखने जाती हैं ना, तो गवर्नमेंट एक ऑर्डर में डिसाइड करता है। वो ऑर्डर क्या, गवर्नर एक ऑर्डर में डिसाइड करते हैं या फिर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर में डिसाइड करते हैं। वो ऑर्डर आई विल टेल यू इन लेटर वीडियोस। अभी हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे देखते हैं, ना। तो कैसे फॉर्म होती है इंडिया में कोalition गवर्नमेंट? दो तरीके से फॉर्म होती है, प्री इलेक्शन अलायंस और पोस्ट इलेक्शन अलायंस। प्री में पार्टी जो रहती हैं वो पहले ही कोalition बना लेती हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो था 2024 इलेक्शन में, उसमें INDIA इंडिया अलायंस था, कांग्रेस एंड बाकी पार्टीज़ का। और फिर होता है पोस्ट इलेक्शन कोalition, जो कि अब पार्टीज़ जो हैं जब उनको मालूम रहता है कि अब किसी की भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं आई है, तो वो आपस में निगोशिएट करते हैं और फिर अपना अलायंस बनाते हैं और मेजॉरिटी प्रूव करके गवर्नमेंट बनाते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो क्या कोalition गवर्नमेंट इंडिया में रही हैं पहले कभी? हाँ, डेफिनेटली रही हैं, हम सब ने पढ़ा हुआ है। लेकिन हम इसको एज अ डेटा लिख लेंगे हमारी कॉपी में। तो पहली गवर्नमेंट कब आई थी? 1977 में पहली कोalition गवर्नमेंट थी, जो कि जनता गवर्नमेंट थी यूनियन लेवल पे। फिर आई है 1989 में, जहाँ पे 1989 से तो एक कोalition गवर्नमेंट का एरा ही स्टार्ट हो गया था और लगभग 25 सालों तक वो चला।
फिर 1990 से 2004 तक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए पहली कोalition गवर्नमेंट बनी जिसने सक्सेसफुली 5 साल का अपना टर्म पूरा किया। 5 साल का सक्सेसफुली टर्म पूरा किया। क्यों बोला है ऐसा? क्योंकि इससे पहले जो कोalition गवर्नमेंट आई थी, कोई 13 महीने चल रही है, कोई 1 साल चल रही है, कोई 6 महीने चल रही है, ऐसा सीन चल रहा था। दे वर नॉट सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग देयर टर्म्स। ठीक है। फिर है 2024 में अब फिर कोalition पॉलिटिक्स का री एमर्जेंस हुआ है एट सेंटर। ओके। अब आती है मेन चीज़, हमारी बॉडी, एक मीन्स आंसर के पर्सपेक्टिव से कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है कोalition गवर्नमेंट का। तो हम देखते हैं, पहला क्या है, ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, कंसेंसस बिल्डिंग है, रूल ऑफ लोकसभा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब कोalition गवर्नमेंट होती है तो वाइडर रेंज ऑफ इंटरेस्ट और रीजन्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। रीजनल पार्टीज़ भी आती हैं और रीजनल पार्टी है ना, और सबसे बड़ी बात है अलग अलग पार्टीज़ का सपोर्ट है, मतलब अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं। फिर चेक्स और बैलेंसेस, कोalition पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे पे चेक्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। और एक जो कभी कभी क्या होता है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो रहती है ना, वो अपना अथॉरिटेरियनिज्म का डर रहता है कि भाई जल्दी जल्दी पॉलिसीज़ ना बना ले, डिसीजंस ना ले ले। पर जब मिली भगत रहेगी, बहुत सारी पार्टीज़ रहेंगी, तो वो किसी भी एक पार्टी को डोमिनेट नहीं करने देती हैं, चाहे वो पॉलिसी बनाने में हो, चाहे वो किसी और मैटर में हो। फिर है कंसेंसस बिल्डिंग कि कोalition गवर्नमेंट जो है उसमें क्या होगा, बहुत सारी पार्टीज हैं तो नेगोशिएशंस, किसी एक को कुछ करना है, किसी दूसरे को करना है, तो नेगोशिएशंस भी होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस भी होते हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसी पॉलिसीज़ फॉर्म होती हैं जो ज़्यादा हद तक एक्सेप्टेबल होती हैं। फिर है रोल ऑफ लोकसभा। जब कोalition गवर्नमेंट होता है तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और सब्सटेंटिव डिबेट्स होते हैं लोकसभा में, जिससे सरकार की अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। फिर है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है, जो स्टेट्स रहते हैं, जो रीजनल पार्टीज़ रहती हैं, उनको भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, जिसके कारण स्टेट्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और जो हमारे इंडिया की गवर्नेंस है वो भी डिसेंट्रलाइज अप्रोच से एनहांस होती है। तो ये हमारे सिग्निफिकेंस थे। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे कोalition गवर्नमेंट की। लेट्स सी वो क्या है। भाई अब सबसे बड़ी बात तो है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि देखो, पहली जो एनडीए सरकार थी जो कि 1998 में बनी थी, वो सिर्फ 13 महीने चली। अगर ऐसा ही होता रहेगा, ऐसे ही अनसक्सेसफुल रहेंगी बहुत कोalition गवर्नमेंट, देखो हर कोalition गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं होती है। कोalition गवर्नमेंट को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जिससे कोलैप्स हो जाती हैं सरकारें और फिर देश की व्यवस्था भंग हो जाती है। तो क्या अब हम लोग देश की जनता सिर्फ इलेक्शंस करती रहेगी, वोट ही देती रहेगी क्या? नहीं। इसलिए एक स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर है पॉलिसी पैरालिसिस। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि जो लेफ़्ट पार्टीज़ थी उन्होंने अपना यूपीए 1 जो थी गवर्नमेंट, उससे सपोर्ट खींच लिया था जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी 2008 में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्लो भी हो जाती है पॉलिसी पैरालिसिस से, क्योंकि कंसेंसस बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है ना कोalition गवर्नमेंट में। मायोपिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि भाई अब मायोपिक डिसीजन मेकिंग आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कोalition गवर्नमेंट है, इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब दे ऑल विल बी फाइटिंग फॉर हमें ये वाली मिनिस्ट्री चाहिए, हमें वो वाली मिनिस्ट्री चाहिए। तो फिर अगर आप नहीं देंगे तो हम आपका सपोर्ट खींच लेंगे। तो ऐसे होता है कि कोई भी एक जो मिनिस्ट्री है या कोई भी एक काम है, पॉलिसीज़ हैं, वो इसकी वजह से, इनकी जो खींचतान है, इसकी वजह से वो लंबी चल ही नहीं पा रही है। इसका एग्जाम्पल है
कि 2004 से लेके 2014 तक जो HRDM मिनिस्ट्री थी ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ रही हैं उसकी एजुकेशन सेक्टर में। अब सोचो कोलिशन गवर्नमेंट के कारण हमारे एजुकेशन सेक्टर में कितना इफेक्ट पड़ा है, बैड इफेक्ट पड़ा है ना। फिर है कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल पार्टीज में हैव टू डाइल्यूट देयर कोर आइडियोलॉजीज टू मेंटेन द कोलिशन, और अगर वो नहीं करेंगे उनकी कोर आइडियोलॉजीज को डाइल्यूट, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकती है। फिर रीजनलिज्म भी है। ये एक अच्छी बात थी, हमने ऊपर देखा था कि वाइडर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, स्टेट्स को ज़्यादा बार्गेनिंग पावर मिल रही है, लेकिन क्या होता है कि फिर अगर स्टेट स्पेसिफिक बातें वो लोग बार बार पुश करते रहते हैं, और बार बार पुश करेंगे तो फिर सेंटर की बातें कौन देखेगा, है ना। फिर कोई स्टेट अपनी बात रख रहा है, कोई स्टेट अपनी बात रख रहा है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा किसी का। जो कोएलिशन पार्टी के मेंबर्स हैं वही उनके स्टेट्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, और जो बाकी के स्टेट्स हैं जहाँ से कोई रीजनल पार्टी नहीं गई है उनको कम मिलेगा। फिर है फॉरेन पॉलिसी। कोलिशन डायनामिक्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, स्पेशली जब वो रीजनल इश्यूज़ को लेके आते हैं, को लेके बात आती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है स्टॉल डिसीजन ऑन तीस्ता वाटर एग्रीमेंट 2011। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वे फॉरवर्ड। हमारा वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एनहांस करो। कैसे एनहांस करेंगे? रूल्स ऑफ प्रोसीजर को अमेंड करो लेजिस्लेचर के, फॉर अडॉप्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, है ना। NCRWC कहती है ये बात कि कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो सिस्टम है उसको अमेंड करो भाई। कि अब कैसे कि कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? मीन्स मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुड बी अकम्पनीड बाय अ प्रपोजल ऑफ अल्टरनेटिव लीडर्स टू बी वोटेड साइमल्टेनियसली। मुंह उठा के नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना हो जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कैसे अकम्पनीड होना चाहिए? साथ ही साथ एक प्रपोजल जो है अल्टरनेटिव लीडर का, उसको भी वोट किया जाना चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ। अगर इफ़ वन और मोर पार्टी जो है कोलिशन अलाइन विथ स्ट्रीम with one or more parties outside coalition, then members of that party shall seek fresh mandate from electorate। ये कौन कह रहा है? ARC सेकेंड। फिर इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, प्रोवाइड फॉर अ मैकेनिज्म। एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करो जो कि लीडर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन के साथ, along with election of speaker under the rule of procedures who may be appointed as prime minister। ये भी कौन कह रहा है? NCRWC, है ना। फिर ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ कोलिशन, ट्रांसपेरेंसी लाओ कोलिशन की फंक्शनिंग में। मैंडेट करो रेगुलर पब्लिक रिपोर्टिंग ऑन द प्रोग्रेस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और इंट्रोड्यूस करो कोलिशन इम्पैक्ट असेसमेंट को बड़ी बड़ी पॉलिसी डिसीजंस के लिए। फिर है लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्ट्रैटेजी लाओ। यूज़ करो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल हुई, नॉन पार्टीसन बॉडीज़ जैसे कि नीति आयोग, काय में यूज़ करो? नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, ताकि पॉलिसी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक चल सकें। दैट ट्रांसेंड्स कोलिशन पॉलिटिक्स। ठीक है, आई होप आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे कोलिशन गवर्नमेंट को लेके। इसमें से प्रीलिम्स के लिए तो ज़्यादा कुछ पार्ट नहीं बन रहा है, और मेंस के लिए तो पूरे का पूरा ही इम्पोर्टेंट है, और आपको ये समझ में भी आया होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल पोस्ट सून ऑन दिस चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड यस, आई वेलकम जो अभी हमारे 2 और नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, आई वेलकम देम। ठीक, तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें और भी सब्सक्राइबर्स आएँ, और आप बेनिफिट करें अपनी स्टडीज़ को और इस चैनल को भी। थैंक यू।